चलो अब देखो इसको, इसको यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। क्या मतलब है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहने का? देखो प्रायद्वीप कौन होता है? ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है, इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है ना। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। एक बात तो ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ओके, सबसे बड़ा प्रायद्वीप आएगा विश्व में। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये आपका आएगा कौन सा? तो ये प्रायद्वीप आएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसको अपन बोलते हैं कौन सा? ये बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। ठीक है, एक प्रायद्वीप ये है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। जैसे इसको क्या नाम है? जिसका नाम भारतीय प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप या पेनिनसुला जिसके तीन ओर पानी हो। और यूरोप में इस प्रकार के बहुत सारे अनेकों अनेक ऐसे हिस्से पड़ते हैं जो तीन तीन ओर से पानी से घिरे हुए हैं। ऐसे दुनिया भर के हिस्से हैं इस प्रकार के यूरोप में ना। तो यूरोप में इस प्रकार के कई प्रकार के हिस्से होने के कारण और इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। एक बात हो गई। औद्योगिक क्रांति का जनक विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसलिए औद्योगिक क्रांति फिर भाई जब इंग्लैंड से शुरू हुआ है तो मान लो कि भारत से अगर औद्योगिक क्रांति होती तो नेपाल जाती, भूटान पहुंचती, बांग्लादेश है कि नहीं, सिंपल सी बात, अड़ोस पड़ोस में जाएगी। तो यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, हुई है, मानी जाती हुई है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने की वजह से इसे औद्योगिक क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसे कहते हैं द फादर ऑफ या फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी, उन चीजों में मैं आपको बताता हूँ, आप उनको ध्यान से केवल सुनो एक बार। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसको फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। ये कटे फटे तट, ये दंतुरित तटों का देश है, फ्योर्ड तटों का देश। और ये कटे फटे तटों का देश है, इसका नाम नार्वे। ये नार्वे है, नार्वे के बगल में यहाँ पर स्वीडन है, ये नॉर्वे पड़ता है, यहाँ पर स्वीडन पड़ता है, और ये यहाँ पर कौन सा? फिनलैंड है, यहाँ पर कौन सा? फिनलैंड है। तो एक नार्वे है, एक स्वीडन है, और एक कौन सा है? फिनलैंड। नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन देश पड़ते हैं। नार्वे के साथ जो सागर लगता है इसे हम नॉर्वेजियन सागर के नाम से जानते हैं, नॉर्वेजियन सागर के नाम से जानते हैं। ये वाला कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। यहाँ पर आप चलोगे तो ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो पड़ता है, ये वाला हिस्सा पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये आपकी खाड़ी है। और ये जो खाड़ी है जो कि आपकी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है, इसको हम बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी किन देशों में लगती है? तो बोथनिया की खाड़ी लगती है किसके बीच में? तो ये लगती है आपकी, इधर स्वीडन पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है? फिनलैंड। बोथनिया की खाड़ी के साथ में दो देश लगते हैं, स्वीडन और एक कौन लगता है? फिनलैंड लगता है, स्वीडन फिनलैंड। इस फिनलैंड के नीचे आप देखो, फिनलैंड के पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी है, फिनलैंड के दक्षिण में आप लोगे तो फिनलैंड के दक्षिण में आपको फिनलैंड की खाड़ी मिलेगी, फिनलैंड की खाड़ी। तो ये खाड़ी मिलेगी फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी है नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ फिनलैंड की खाड़ी है, नीचे की तरफ फिनलैंड की खाड़ी है। और फिनलैंड की खाड़ी में ऊपर तो आपका पड़ेगा कौन सा? फिनलैंड। इस तरफ पड़ता है रूस। देखो यहाँ पर लगता है रूस, रूस लगता है, रूस पूरा एशिया और यूरोप तक फैला हुआ है, फिनलैंड की खाड़ी तक रूस आता है। तो ये एक तरफ फिनलैंड के, एक तरफ रूस लग गया, रशिया लग गया, और नीचे की तरफ एस्टोनिया लग जाता है ना। तो नीचे कौन लगता है? एस्टोनिया, एस्टोनिया रूस और फिनलैंड, एस्टोनिया रूस और फिनलैंड, इसके साथ में आपकी लगती है फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। बाल्टिक कंट्री आते हैं तीन, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। और इस तरफ आपको लगता है कौन सा? स्वीडन लगता है। और यहाँ पर जो सागर लगेगा इसको बोलते हैं कौन सा? बाल्टिक सागर बोलते हैं, बाल्टिक सागर। ये बाल्टिक सागर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बाल्टिक सागर है, और यहाँ पर ये जो लैटविया देश पड़ता है, यहाँ पर लैटविया, इस लैटविया की राजधानी है रीगा, यहाँ पर रीगा। तो रीगा के नाम पर ये खाड़ी का नाम पड़ता है, रीगा की खाड़ी। तो देखो ये वाला जो लैटविया है इसको मैंने मैप में यहाँ पर बना दिया, ये लैटविया, एस्टोनिया, नीचे लैटविया, और इस तरफ आपका कौन सा है? ये आपका आ जाएगा लिथुआनिया। तो एस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुआनिया, उसको मैंने यहाँ बना दिया। और ये यहाँ पर पड़ता है रीगा शहर, रीगा नगर पड़ता है, जो कि लैटविया की राजधानी है। और इसी के साथ में ये जो खाड़ी लगती है इसका नाम पड़ा है रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी स्थित है आपकी, ये लैटविया और एस्टोनिया, उधर से एस्टोनिया से लगती है, इधर से लैटविया से लगती है, लैटविया एस्टोनिया से लगती है, एस्टोनिया से लगती है कौन सी? लैटविया की खाड़ी लगती है। इधर नॉर्वेजियन सागर के पश्चिम में आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको द्वीप दिखेगा, इसको कहते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं? आइसलैंड। आग की लपटों का देश, ज्वालामुखियों की उपस्थिति के कारण आइसलैंड कहलाता है। यहाँ इस बाल्टिक सागर से आप निकलेंगे तो यहाँ नीचे आपको जर्मनी दिख रहा है, यहाँ पर जर्मनी दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, ठीक है ना। तो जर्मनी दिख रहा है, और जर्मनी के ऊपर यहाँ पर आपको दिखता है प्रायद्वीप है ना, ये आपका जो है इसको बोलते हैं डेनमार्क है ना, जूटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर से, जूटलैंड, ठीक है। तो जूटलैंड प्रायद्वीप आता है, इसके ऊपर आपका नगर, ये देश कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है आपका डेनमार्क। और यहीं पर नीचे जर्मनी में नहर पड़ती है जो कि बाल्टिक सागर। और देखो इसके इस तरफ तो आपका बाल्टिक सागर है, इस जूटलैंड प्रायद्वीप के, और इसके इस तरफ उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली जो नहर है, इस नहर को हम कील नहर के नाम से जानते हैं, जो कि जर्मनी देश के अंदर स्थित है, जर्मनी देश में पड़ती है। जर्मनी के बगल में फ्रांस है, फ्रांस की तरफ स्पेन है, और यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, इसको बोलते हैं पिरेनीज पर्वत पड़ता है, पिरेनीज। तो यहाँ एक पर्वत पड़ेगा, इसको बोलते हैं पिरेनीज माउंटेन, पिरेनीज पर्वत के नाम से हम इसको जानते हैं, पिरेनीज पर्वत यहाँ पर आपका स्थित है, पिरेनीज पर्वत स्थित है। फिर आप देखोगे तो फ्रांस के इस तरफ ये है आपका इधर, और इधर इस फ्रांस से नीचे को स्पेन, स्पेन फ्रांस की सीमा पिरेनीज पर्वत ने बना दी। स्पेन और फ्रांस के साथ में जो खाड़ी आपकी लगती है, जो खाड़ी आपकी लगती है स्पेन फ्रांस के बगल में, इसको हम कहते हैं बिस्के की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? बिस्के की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं बिस्के की खाड़ी, बोलते हैं बिस्के, बिस्के खाड़ी के ऊपर आप चलोगे, बिस्के खाड़ी के ऊपर तो ये यहाँ पर जो है इसको अपन बोलते हैं कौन सा? इंग्लिश चैनल। और बेटा इसके ऊपर ये वाला कौन सा पड़ता है? उत्तरी सागर पड़ता है, उत्तरी सागर नॉर्थ सी। बेटा इस उत्तरी सागर को और इंग्लिश चैनल से जोड़ता है, उत्तरी सागर को और इसे जो जोड़ता है इसको बोलते हैं डोवर जल संधि बोलते हैं, 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 डोवर जल संधि बोलते हैं। तो ये कुल मिला के आपका कुछ कुछ बाल्टिक, देखो बोथनिया की खाड़ी, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड, रूस और एस्टोनिया। देखो रूस के दो महाद्वीपों में विस्तार है, रूस एशिया में फैला हुआ है जिसे साइबेरिया कहा जाता है, और रूस का ही विस्तार बेटा आपको कहाँ मिलता है? यूरोप में मिलता है। तो आपका ऊपर फिनलैंड, रशिया और नीचे एस्टोनिया, रूस, रशिया, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, इसके बीच में आपकी खाड़ी फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, लैटविया और एस्टोनिया के बीच में, लैटविया एस्टोनिया के बीच में पड़ती है, रीगा की खाड़ी पड़ती है। फिर इस तरफ आप देखोगे तो तीन बाल्टिक कंट्री कही जाती है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीन बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। इन बाल्टिक कंट्रीज के साथ में लगता है इस स्वीडन और इनके बीच में बाल्टिक कंट्री के बीच में बोलते हैं बाल्टिक सागर बोलते हैं। इधर आप चलेंगे तो इस तरफ बेटा आपका पड़ता है डेनमार्क, डेनमार्क पड़ता है, डेनमार्क के नीचे कौन है? जर्मनी है, डेनमार्क के नीचे कौन है? जर्मनी, डेनमार्क के नीचे जर्मनी है, और इस डेनमार्क जर्मनी, जर्मनी में नीचे पड़ती है आपकी कील नहर, ठीक है ना, कील नहर। दुनिया में सहकारी कृषि का जो कांसेप्ट पहले लाया वो कौन है? डेनमार्क लाया, डेनमार्क लिखा है पहले, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर इस तरफ आप चलोगे तो फ्रांस और स्पेन, स्पेन और इसकी सीमा पर पिरेनीज माउंटेन स्थित है, पिरेनीज माउंटेन इज लोकेटेड इन द फ्रांस एंड स्पेन, और वी कैन से दैट द पिरेनीज माउंटेन फॉर्म द नेचुरल माउंटेन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन आल्सो से। तो देखो इसमें इधर फ्रांस और स्पेन के साथ लगती है बिस्के की खाड़ी, लगती है बिस्के की खाड़ी, लगती है बिस्के की खाड़ी। इंग्लिश चैनल में बताया आपको, फ्रांस के ऊपर देखोगे तो फ्रांस के ऊपर एक तरफ आपको उत्तरी सागर, फ्रांस के ऊपर एक तरफ इंग्लिश चैनल, इन दोनों को जोड़ती है डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। यहाँ पर पड़ता है आपका, यहाँ पर स्कॉटलैंड है, सॉरी यहाँ पर स्कॉटलैंड है, यहाँ पर वेल्स है, और यहाँ पर इंग्लैंड है। तो इन तीनों को मिलाकर के स्कॉटलैंड, वेल्स और इनको तीनों को मिलाकर के और एक कंट्री बनता है आपका जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ पर आपका ये जो है उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों को जोड़ दे तो तीन तो ये, एक चौथा ये नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ दे तो चार मिलकर कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं, ठीक है। जर्मनी के नीचे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है ना, लिंचेनस्टाइन है, ऑस्ट्रिया है, इस तरफ ये देश पड़ते हैं, और फिर आल्प्स पर्वत है, और नीचे कौन सा पड़ता है आपका? इटली पड़ता है, इटली पड़ता है, ठीक है, इटली पड़ता है। तो ये कुल मिला के तुम्हारी स्थिति यहाँ पर आ जाती है, ये स्थिति यहाँ पर आती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक आपकी संधि में बताई डोवर स्ट्रेट, बताई बेटा मैंने डोवर बताई, जिसमें डोवर में आपने क्या कहा? उत्तरी सागर, इंग्लिश, उत्तरी सागर और इंग्लिश इनको दोनों को आपस में जोड़ती है डोवर स्ट्रेट, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस है ना, ई एफ के बीच में है ना, डी ई एफ, डी ई एफ है ना, डी ई एफ है ना, डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आएगी है ना, डी ई एफ, एक ट्रिक बन जाती है इसकी, डी ई एफ है ना। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक बन गई, डी ई एफ, डी ई एफ, डोवर स्ट्रेट जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आएगी, ठीक है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश नाम है, चैनल होता है दो स्थल खंडों के बीच एक चौड़ा सागर होता है, चौड़ा सागर होता है जिसको हम कहते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं चैनल बोलते हैं, ओके, इसको हम चैनल बोलते हैं।
तो ये आपका आ जाएगा डी ई एफ आ जाएगा, डी ई एफ डोर स्ट्रेट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, अब सुनो, ये आपका हो गया, कोई बात नहीं सर, मान लिया। अब सुनो, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला या प्रथम भारतीय महिला आरती साहा, भारत हिंदुस्तान की जलपरी कहा जाता है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, एक साइड से निकली दूसरी साइड पहुंची, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला या फर्स्ट इंडियन वुमन या फर्स्ट एशियन वुमन वाज आरती साहा। तो इनको कहा जाता है हिंदुस्तान की जलपरी कहा जाता है, आरती साहा। ध्यान रखना, सबसे यंगेस्ट कौन है? तो सबसे यंगेस्ट लड़की है, उनका नाम है रिया, है ना। तो उनका नाम है जिया राय, जिया राय है 16 साल की। सबसे युवा लड़की या युवा बच्ची, युवा महिला जिन्होंने इसको तैरकर पार किया, उनका नाम है कौन? जिया राय है, 16 साल की बच्ची जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। प्रथम पुरुष व्यक्ति कौन है या पहले पुरुष कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया? भारतीय मिहिर सेन है, मिहिर सेन। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय, प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? मिहिर सेन है। और सबसे पहली महिला आरती साहा है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर लिया। बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, जिन्होंने इसे 1959 में तैरकर पार किया और इसके लिए 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, प्रथम फर्स्ट जो इंडियन वुमेन प्लेयर जो है जिन्होंने जिनको पद्मश्री मिला, वो पद्मश्री किसको मिला? आरती साहा को मिला। किसके लिए? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने के लिए हिंदुस्तान की जलपरी के रूप में इनको जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात पूछते हैं, मैंने बताया आपको स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड बताया, स्कॉटलैंड बताया, यहाँ पर वेल्स बताया और यहाँ पर कौन बताया? इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों को मिलाते हैं, तो तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीन देश है, तीनों को मिलाकर क्या कहा आपने? ग्रेट ब्रिटेन कहा, ग्रेट ब्रिटेन कहा, ग्रेट ब्रिटेन बोले आप। फिर आप देखो इन तीनों के साथ में अगर एक उत्तरी आयरलैंड को अगर और जोड़ दें, उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें, है ना, उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें, ठीक है, इसको अगर अपन और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसको अगर अपन जोड़ देते हैं तो ये चारों मिल जाते हैं, तो ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके कहलाता है, यूके, ये कहलाता है यूके, ठीक है, यूके कहलाता है यूके। ठीक है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन आ गया, तीन देश भी आ गए, प्लस उत्तरी आयरलैंड हो गया, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये आपके तीनों मिलकर कहलाए, तो तीनों मिलकर कहलाते हैं जिनको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूके कहलाता है। बताओ बातें सब क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? जल्दी से मुझे बता दो, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, आप कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं थोड़े से ना। हाँ, स्विट्जरलैंड मेरी माय फेवरेट कंट्री, आज समझे हैं ग्रेट ब्रिटेन को, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आज तो समझे आप, है ना, आज तो समझ पाए, अच्छी चीज है नहीं? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, तुम्हारी कमेंट कैसे दिखे, कैसे दिखो तुम्हारी कमेंट मेरे भाई, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा? मैडम बुलाने के लिए यार, कमेंट देखने के लिए, उसी पता ही तो। चलो छोटे हैं तुम्हारे कमेंट देखना, है ना। हाँ, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा था, अरे तो सब जगह पूछता है, ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं, सब जगह पूछता है। भाई कमेंट थोड़ा सा बड़ा कर दो। इसके क्षेत्र में एल नदी जाकर गिरती है ना, एल नदी गिरती है। नेक्स्ट अगली बात देखो, अगली है नहर कौन सी? किन नहर। मैंने बताया जर्मनी में, कहाँ पर है? जर्मनी। अरे यार कमेंट दिख नहीं पा रहे, बिना कमेंट देखे मन नहीं लगता है कई बार ना। अरे भाई कमेंट थोड़ा सा बड़ा कर दो। हाँ ओके, क्या कह रहे हो? बुलाइए सर मैम को। अच्छा बेटा, क्यों बुलाऊं? ये क्या मतलब हो गया? बुलाइए सर। आगे चलो, आगे चलते, नेक्स्ट अगली बात देखो, अगली है नहर कौन सी? किन नहर। मैंने बताया जर्मनी में, कहाँ पर है? जर्मनी। इसके क्षेत्र में एल नदी जाकर गिरती है ना, एल नदी गिरती है। तो इधर बाल्टिक सागर है, इस तरफ कौन सा? उत्तरी सागर। ऊपर डेनमार्क, नीचे कौन? जर्मनी। ऊपर स्वीडन, आप सभी जानते हैं। इस तरफ मैंने बता दिया, जर्मनी देश में किन नहर कहाँ पर है? जर्मनी देश में स्थित है। लंबाई 99 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 99। एक मैंने आपको बता दिया कि सर ये किनको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक। यार वो कमेंट ना दिखाई, वो देख नहीं हुआ सामने, ये चल रहा है। ये है मैम, दिखा तो तार हटो, पीछे आ गया वो। एक मिनट, जफर इकबाल क्या कह रहा है भाई? ये ज्योग्राफी का भरोसे बाद क्लास हो रही है मतलब। हम्म? अच्छा देखो भाई, अब ना सिंपल सी बात है, बहुत समय है नहीं, है ना, है ना। ऐसे देखो भाई एक बार क्या क्या लिख रहे हैं, है ना। अब समय है नहीं, क्या करें बताओ, बहुत शॉर्ट टाइम मिला है ना अपने को, 2-3 महीना में सिलेबस थोड़ी होता है, बताओ। आपने तो मुश्किल से 50-55 घंटे क्लास ली है, 50 घंटे से ऊपर क्लास थोड़ी ली है। और ये देखो एक बार, है भाई। तो और कितना बड़ा सिलेबस तुम्हारा, पूरा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, पूरा इतना बड़ा सिलेबस कवर करना कोई मजाक है क्या? कोई मजाक थोड़ी है। और वो कब है वो? तो ये बात है, ठीक है। देखो एक बार, तो ये उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर। इस नहर का निर्माण 1948 में हुआ। 1948 में बनी, 99 किलोमीटर लंबी, जर्मनी में है। उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है ना। तो सिंपल सिंपल पॉइंट आ गए, एक तो इसमें आ गया 99 किलोमीटर, एक आ गया 1948 में बनी उत्तरी सागर को, और किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर और जर्मनी देश के अंदर से। 4 पॉइंट, 99 किलोमीटर लंबी, 48 में बनी, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर जोड़ती है, जर्मनी देश के अंदर स्थित है। ये लो, ये सिंपल सा इसका डिफरेंट है। अगली बात पूछते हैं, नेक्स्ट अगला देखो आप। अगली बात आती है सर योग के पर्वतों की, बड़ी महत्वपूर्ण बातें है ना। और बैटरी मंगोल, सेल मंगोल की बात, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इसमें जो है आपके क्या क्या चीजें इसके अंदर आप कहेंगे, तो देखो बच्चा, देखो इसमें ये पर्वत कौन कौन से हैं यूरोप के, इन पर्वतों को देखो। हम सबसे पहले पर्वत पढ़ेंगे। इस तरफ आपका पड़ता है एशिया, एशिया पड़ता है, और इस तरफ आपका कौन सा पड़ता है? यूरोप पड़ता है ना। यूरोप पड़ता है, इस तरफ एशिया पड़ता है। यूरोप कितना है? यूरोप और एशिया के बीच में ये पर्वत ये मिलेगा आपको, ये जो पर्वत मिलेगा, इस पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा, इस पर्वत की जब हम बात करेंगे तो ये पर्वत जो आपका आएगा, इस पर्वत को बोलते हैं यूराल पर्वत। तो एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करता है? तो एशिया यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपका यूरोप बनाता है, यूरोप बनाता है, यूराल पर्वत बनाता है। तो एक बड़ा सिंपल फंडा आ गया, यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है जिसका विस्तार रूस देश में। अब आपको सब रूस में कैसे? तो रूस तो भाई साहब उधर भी है, रूस तो यहाँ तक, यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी है ना, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, बताया ना, बोथनिया खाड़ी, तो ये बोथनिया खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर है कि नहीं, उत्तरी सागर, यहाँ पर आपकी जो है क्या बोलते हैं, बिस्के की खाड़ी पड़ती है कि नहीं, नॉर्वेजियन सागर। मैंने आपको सारे सागर बताए ताकि आप चीजों को समझ पाओ ठीक तरीके से। तो ये जो है रूस तो यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है रूस तो रूस में विस्तार हो गया। तो रूस में विस्तार है, यूरोप और एशिया के बीच नेचुरल बाउंड्री फॉर्मेशन का काम करता है यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन। ओके, फिर एक माउंटेन और देखो आप, देखो इस तरफ आपका एक सागर है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, झील पड़ती है कैस्पियन सागर। इस तरफ ये एजोव सागर है, और ये यहाँ पर एजोव सागर के इस तरफ आप देखोगे तो ये ब्लैक सी है, काला सागर है, इसको मार्मरा सागर, फिर कौन सा आता है? भूमध्य सागर आता है। तो
कैस्पियन सागर काला सागर के बीच में पर्वत पड़ता है। इस पर्वत को अपन बोलते हैं कौन सा, तो इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं काकेसस, काकेसस माउंटेन बोलते हैं, काकेसस माउंटेन बोलते हैं। काकेसस जो पर्वत है इसके अंदर एक चोटी पड़ती है, इसका नाम माउंट एल्ब्रस चोटी। देखो काकेसस का विस्तार मुख्य रूप से जो मिलता है, मुख्य रूप से वो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, है ना, ये कॉकेसस कंट्री कहलाता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये रस उसके पार्ट थे यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर जब टूटा 1991 विघटन हुआ तो उसमें कॉकेसस कंट्री बने तीन, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, है ना, तो ये तीन कंट्री बने, बाल्टिक, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज बने उसमें से, यूएसएसआर में से, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका कॉकेसस आपका तीन देशों के अंदर फैला हुआ है, कुछ इसका विस्तार रूस के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो आप, अच्छा कॉकेसस पर्वत जो है, ये कॉकेसस पर्वत हिमालय के समान है, आल्प्स भी हिमालय के समान है, नवीन वही पर्वत है। तो कॉकेसस जो है ना, काला सागर और आपका कैस्पियन सागर इनके बीच में स्थित है। इसमें चोटी माउंट एल्ब्रस, इसकी ऊंचाई है 5630 मीटर, और माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कॉकेसस माउंटेन, और वी कैन से दैट माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ध्यान रखना, काला सागर और इस दोनों के बीच में फैला हुआ है, कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, जिसमें स्थित माउंट एल्ब्रस 5633 मीटर यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। यह पर्वत भी हिमालय के समान नवीन एवंलित है, और विस्तार जॉर्जिया, आर्मेनिया और कहां मिलता है, अजरबैजान देश के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। ये आपका कॉकेसस कंट्री और कॉकेसस माउंटेन की बात आती है। अगली बात पर चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला है आपका कौन सा, आल्प्स है। आल्प्स, ये यहाँ पे आप देखो आल्प्स है, आल्प्स पर्वत पड़ता है, नीचे मुख्य रूप से इटली है, ऊपर आपका स्विट्जरलैंड है, इस तरफ आपका जो है फ्रांस है ना, जर्मनी है, जर्मनी है, ये ऊपर फ्रांस पड़ता है कि नहीं। तो ये सब देश पड़ते हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह पड़ता है, ऑस्ट्रिया पड़ता है, लिंचेनस्टाइन पड़ता है, छोटा सा कंट्री। तो नीचे आप देखोगे इसमें इटली आ गया, नीचे इटली आ गया, ऊपर फ्रांस आपका आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, ये सब देश पड़ते हैं। यहाँ पर फैला हुआ है कौन सा, आल्प्स पर्वत फैला हुआ है, आल्प्स, एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स। तो सुनिए आप ध्यान दीजिए, नवीन पर्वत है, अल्पाइन भूजल, वही अल्पाइन भूजल नवीन पर्वत है, और हिमालय के समान ही, जैसे हिमालय से तुलना हम आल्प्स की कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, आल्प्स जो माउंटेन, आल्प्स देखो, आल्प्स यहाँ पर है, दक्षिणी आल्प्स में आपको न्यूजीलैंड में बताया था, साउथ आल्प्स जो कि दक्षिण न्यूजीलैंड के ऊपर स्थित है, उसके पूर्व में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी क्लास जैसे खत्म होगी तो पीडीएफ आ जाएगा ना, तो इसको क्लास चलने फिलहाल। आल्प्स एक नवीन पर्वत है जिसमें स्थित माउंट ब्लांक, ये आपकी इस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची और यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है, ठीक है। देखो आल्प्स जो माउंटेन है वो बाउंड्री बनाता है फ्रांस और जर्मनी की, फ्रांस और जर्मनी की, देखो फ्रांस और जर्मनी, देखो इधर फ्रांस पड़ता है ऊपर, इधर जर्मनी पड़ता है, इसके बीच सीमा कौन बना रहा है, तो इनके बीच सीमा बना रहा है फ्रांस और जर्मनी, सीमा कौन बना रहा है, फ्रांस जर्मनी कौन बना रहा है, आल्प्स बना रहा है, ठीक है ना। आल्प्स ये सीमा बनाता है जर्मनी और स्विट्जरलैंड की, जर्मनी और स्विट्जरलैंड बना है, ऊपर जर्मनी है और नीचे कौन, जर्मनी है और इधर कौन पड़ता है, स्विट्जरलैंड पड़ता है ना। अरे यार देखो हमने ऊपर लिख लिया, इधर जर्मनी है और इधर कौन पड़ता है, तुम्हारा फ्रांस पड़ता है, जर्मनी और फ्रांस, तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड, देखो जर्मनी फ्रांस की, जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाएगा, है ना, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, और स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा बनाता है, स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा बनाता है, स्विट्जरलैंड और इटली, ये ऊपर स्विट्जरलैंड, नीचे कौन सा पड़ता है, इटली पड़ता है। तो आप कहोगे कि आल्प्स माउंटेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, है ना, स्विट्जरलैंड एंड इटली, इनके बीच में क्या बनाता है, ये बाउंड्री फॉर्मेशन का काम करता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। एक पर्वत पड़ता है, मैं बताया पिरेनीज पर्वत, मैं बताया है ना, पिरेनीज पर्वत आपका यहाँ पर पिरेनीज, ये पिरेनीज है, ऊपर फ्रांस हो गया, नीचे स्पेन हो गया, फ्रांस स्पेन, और यहाँ पर एक पठार पड़ता है प्लेटू, इसका नाम मेसेटा पठार। तो ये पुर्तगाल के अंदर भी ये पठार फैला हुआ है, थोड़ा सा थोड़ा विस्तार पुर्तगाल में भी, पुर्तगाल देखो, पुर्तगाल यहाँ पर पड़ता है, पुर्तगाल, ठीक है ना। पुर्तगाल की राजधानी कौन सा है, लिस्बन, कौन सा है पुर्तगाल की राजधानी, लिस्बन, ठीक है ना, लिस्बन पड़ता है। तो ये पुर्तगाल और स्पेन के अंदर पड़ेगा आपका मेसेटा का पठार, और पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन की क्या बनाता है, सीमा बनाता है, स्पेन और फ्रांस की। स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की कैपिटल कौन सी है, जरा बताओ एक बार, जरा जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी बताओ इसका कैपिटल कौन सी है। मैं कुछ देर के लिए गायब हो गई थी, आ गई, अच्छा आ गई, बहुत बढ़िया, तो मन नहीं लग रहा था पूरी क्लास का, ये कहाँ चली गई, नूरानी कहाँ चली गई, है ना। देखो अब आपने बताया है तो सबका मन लगेगा कि चलो एक बच्चा गायब हो गया तो बच्चे दोबारा आगे लौट आया ना, हाँ भाई। तो ये देखो स्पेन फ्रांस की सीमा, और ये हो गया। ऐसे ही एक पर्वत है एपीनाइन पर्वत है, एपीनाइन पर्वत है, एपीनाइन पर्वत है ना, देखो है ना, ये एपीनाइन, आप सुनो एक बार, पिरेनीज हो गया, एपीनाइन पर्वत हो गया। अब एपीनाइन और पीनाइन दो आपके अलग अलग माउंटेन्स है ना। हाँ, मैड्रिड कहाँ की है, स्पेन की, मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, लिस्बन कहाँ की है, पुर्तगाल की है, ठीक है ना। आज बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ आ रहा है। अस्मिता गुप्ता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि इसका नजर लगा दो तुम लोग ना, एपीनाइन और एक कौन सा, पीनाइन। एपीनाइन पर्वत जो है, एपीनाइन पर्वत, तो एपीनाइन पर्वत आपका कहां पड़ता है, तो पड़ता है आपका इटली के अंदर पड़ता है। एपीनाइन और एपीनाइन दोनों कंट्री अलग अलग, मैंने फिर से एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, एपीनाइन है, एपीनाइन, एपीनाइन, और एक है पीनाइन, एक है कौन सा, पीनाइन पर्वत पड़ता है, पीनाइन पड़ता है, पीनाइन पड़ता है, एक एपीनाइन है और एक कौन सा पीनाइन है, एक एपीनाइन है और एक कौन सा पीनाइन है। एपीनाइन पर्वत के बारे में ध्यान रखिएगा, एपीनाइन जो माउंटेन है, एपीनाइन माउंटेन, एपीनाइन जो माउंटेन है, एपीनाइन माउंटेन का ध्यान रखिएगा। एपीनाइन माउंटेन, एपीनाइन पर्वत इटली के अंदर है ना, इटली में है ना, और ये कहां पर आपको ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन, एपीनाइन इटली में और ब्रिटेन में कौन सा पीनाइन पर्वत है, पीनाइन पर्वत कहां पर, ब्रिटेन में। एक जर्मनी का पर्वत है ब्रंसोत पर्वत, जिसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पड़ता है, तो ये जर्मनी पड़ता है, जर्मनी पड़ता है, जर्मनी। और ये आपका ग्लोब माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट, ग्लोब माउंटेन ब्रंसोत पर्वत है, और ये ध्यान रखना इसी से हमारी नदी निकलती है और इसको बोलते हैं डेन्यूब नदी, है ना, डेन्यूब, डेन्यूब नदी, डेन्यूब रिवर, डेन्यूब, विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन सी, डेन्यूब है। डेन्यूब का उद्गम इसी ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है, डेन्यूब का पर्वत से ना, डेन्यूब का उद्गम होता है। एक होता है होर्ज, है ना, तो होर्ज माउंटेन, होर्ज माउंटेन ना, ये जर्मनी और फ्रांस में, जर्मनी में है और फ्रांस में, होर्ज माउंटेन फ्रांस प्लस में कहां पर, जर्मनी, और ये भी एक आपका कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है बेटा, ब्लॉक माउंटेन। फ्रांस जर्मनी में कौन सा होर्ज पड़ता है, फ्रांस जर्मनी में कौन पड़ता है, होर्ज पड़ता है, फ्रांस जर्मनी में होर्ज पड़ता है। एक कैम्ब्रियन माउंटेन, कैम्ब्रियन पर्वत ब्रिटेन के अंदर पड़ता है, कैम्ब्रियन। एक वोस्जेज पर्वत है, वोस्जेज पड़ता है वो जर्मनी में, वोस्जेज कहां है, जर्मनी, वोस्जेज कहां है, जर्मनी में है। तो वोस्जेज माउंटेन इज लोकेटेड इन जर्मनी कंट्री, जर्मनी, और वोस्जेज इज आल्सो ए ब्लॉक माउंटेन, एक ब्लॉक पर्वत है, ब्रंसोत पर्वत का एक उदाहरण आपका ये आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत मैं आपको बता दूं, जोलेन और स्कैंडिनेविया, जोलेन और स्कैंडिनेविया, देखो ऊपर पड़ता है नार्वे, इधर पड़ता है स्वीडन, नार्वे, तो देखो नार्वे के अंदर आपका फैला हुआ है प्राचीन वाली पर्वत है, कैसा है, प्राचीन वाली पर्वत। तो प्राचीन वाली पर्वत कौन सा है, जोलेन, प्राचीन वाली कौन सा है, जोलेन है, जोलेन है। और इस तरफ आपका जो पड़ेगा, इस तरफ ये वाला पर्वत, ये स्वीडन में है, ये नार्वे में है और ये फिनलैंड में है। तो ये देखो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है, स्कैंडिनेवियन, स्वीडन है, नार्वे, स्वीडन दोनों में, और एक आपका फिनलैंड में। तो नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनमें तीनों पड़ता है, नार्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इन तीनों में पड़ता है कौन सा, इन तीनों में पड़ता है कौन सा, जिसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन। जोलेन नार्वे में है, ये पूछ सकता है। और स्कैंडिनेवियन जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है ना, तो वो आपका पड़ता है कहां पर, स्कैंडिनेवियन पर्वत पड़ता है, उड़ान कौन है, उड़ान साइड में से, ऐ साइड में देख, वो इस पीछे का, है ना। हाँ जी सर, आप कितना मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, घर जाने के बाद भी पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, देखो बिल्कुल देखो, वैसे तो हालांकि एक मोटिवेशन पैसा होता है ना, तो एक मोटिवेशन तो पैसा होता है या पैसा मिलता है कि नहीं। तो एक बात तो ये है कि पैसा मिल रहा है काम करने का, और
दूसरी बात कि हम केजीएस में हैं तो यहाँ पैसे का कुछ इशू रहता नहीं है कि हाँ भाई पैसा काम नहीं करेंगे तो किसी दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन छुट्टी लेंगे पैसा कट जाएगा, वैसा भी नहीं होता। यहाँ पैसा ऐसा नहीं करता है किसी का, है ना? और पता नहीं किसी का कैसे क्या होता है, लेकिन मेरा तो नहीं करता है। अगर मैं 1 वीक छुट्टी ले लेता हूँ बीच में कभी, तो वैसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगी या कोई कुछ ऐसे बोलेगा। तो मैं बार-बार कहता रहता हूँ बहुत लिबरल इंस्टीट्यूट है हमारा ना, एक हमारे इंस्टीट्यूट की अच्छी बात कि बहुत कोऑपरेटिव हमारी टीम है ना, बहुत लोग कोऑपरेट करते हैं चीज़ों में, है ना? तो वैसा नहीं है। तो जब चूँकि हमारा इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से इतना जब वो करता है, तो फिर हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए भी पूरा जस्टिफाई चीज़ों को करें, है कि नहीं? और क्योंकि अब घर में वैसे कुछ काम भी नहीं है, तो दिन भर हम क्या करेंगे बताओ यहाँ पर रह करके भी बताओ? मैं क्या ही करूँगा? दिन भर चक्कर काटूँगा गाड़ियों में, है कि नहीं? इधर-उधर गाँव-वाँव में बैठ के आ जाऊँ किसी-किसी के पास में, है ना? तो उससे बेटर है कि हम अपना सिलेबस टाइम पर, है ना, पूरा कर दें। जी, ठीक से। हुँ, अभी तो सिलेबस पूरा टाइम से हो जाएगा और आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, है कि नहीं? आपका ट्रस्ट हम पर बना रहे, ठीक है? तो ये सब बातें खैर चलिए ठीक है, मैंने बता दिया जोलेन और एक कौन-सा बता दिया स्कैंडिनेविया बता दिया, स्कैंडिनेविया बता दिया, नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? तो होता है ना भई हमारा इंस्टीट्यूट काफ़ी लिबरल है ना, हम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि बहुत चीज़ें पर बाउंडेशंस यहाँ पर नहीं होती है ना, हम आराम से मज़े से काम सब लोग करते हैं, ठीक है? तो जब चूँकि कोऑपरेट इतना इंस्टीट्यूट करता है ना, फिर टीचर की भी अपनी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम भी उनको ड्यूटीज़ कह लो या फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो आप उसको, वो ज़्यादा शब्द सही है कि नहीं? नैतिक ज़िम्मेदारी, ठीक है? हाँ, चलो आगे चलें नेक्स्ट, आगे चलें। हाँ, पटना का मन नहीं लगता सर को। यस, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें और कोई काम ही नहीं है, गधों। बावली बहुत बच्चे। देखो, इधर ध्यान दो, इसके ऊपर फोकस करो, इस पे आओ। यूरोप की नदियों पर आओ, यूरोप की नदियाँ, रिवर्स इन यूरोप। अब इसमें आओ। आज तो पता ही नहीं चला टाइम का यार, 40 मिनट हो गए। यूरोप की नदियों में एक नदी है जिसका नाम है राइन। कौन सी नदी है? राइन। सुनिएगा ध्यान से। राइन जो नदी है, राइन नदी। राइन जो नदी है, इस राइन नदी के बारे में आप सुन लो पहले तो ध्यान से। ये यहाँ पे अल्प्स पर्वत है, यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद में इस तरीके से बहेगी और ये जाकर अपना डेल्टा बनाएगी किसमें? ये बनाएगी किसमें? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी में जाकर गिर जाएगी। इधर से पानी की जलधारा आती है, ये इधर से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, है ना? महासागर की जलधाराएँ पढ़ेंगे हम, तो महासागर की जलधाराएँ पढ़ेंगे। तो महासागर की जलधारा पड़ेगी, गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा और इसके मुहाने पे एक बंदरगाह स्थित है, इसको बोलते हैं रॉटरडम पोर्ट, है ना? नीदरलैंड के अंदर है ना? नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड। नीदरलैंड का पूरा नाम हॉलैंड है, ठीक है? तो रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर? राइन, राइन नदी के मुहाने पर, ठीक है? ये कौन सी नदी है? राइन नदी। ये नदी कौन सी? राइन। ये राइन नदी। सुनिए एक बार ध्यान से। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी, दुनिया में सबसे व्यस्त जलमार्ग की नदी कोई अगर है, तो ये पीडीएफ जब आपके पास आए तो उसमें आप ध्यान रखना, उसमें मैं भाई भाई कभी-कभार ह्यूमर ऐसा कुछ-कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, हम खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें मैंने लिख दिया दूसरी, क्योंकि मैं उसी समय पे पढ़ा रहा था सेंट लॉरेंस, तो मेरे सेंट लॉरेंस वाला दिमाग में रह गया, और सेंट लॉरेंस दूसरी सबसे व्यस्त जलमार्ग की नदी है, वो लिख दिया, है ना? तो विश्व में सबसे व्यस्त जलमार्ग की नदी अगर कोई है, दुनिया में सबसे व्यस्त जलमार्ग की नदी कौन सी है? राइन, राइन। आल्प्स से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी, सबसे व्यस्त जलमार्ग की नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त जलमार्ग वाली नदी है। उद्गम आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड से होता है तथा नदी का मुहाना नीदरलैंड में है, जो कि उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। नीदरलैंड का पूरा नाम क्या है? हॉलैंड है। राइन नदी का प्रवाह भ्रंश घाटी से, जैसे हमारी दामोदर भ्रंश घाटी से बहती है, गोदावरी भी बह रही है, स्वर्णरेखा बह रही है, इस तरीके से कई सारी नदियां जैसे भ्रंश घाटी, सोन नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। उसी प्रकार राइन भी भ्रंश घाटी में बहती है। और राइन की तुलना किससे करते हैं? भारत में दामोदर से। राइन और दामोदर की आपस में तुलना की जाती है दोनों नदियों की। भ्रंश घाटी से बहती है। इस नदी से 5 देश स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड देशों का व्यापार होता है। एक नगर पड़ता है बेसल, स्विट्जरलैंड के अंदर, है ना? तो स्विट्जरलैंड के बेसल नगर से लेकर के, स्विट्जरलैंड के बेसल नगर से लेकर के और नीदरलैंड तक की पूरा प्रवाह मार्ग कैसा है? परिवहन के योग्य है। इस पर मतलब नदियां जहाज चलाए जा सकते हैं। 700 किलोमीटर लंबा है, नीदरलैंड से लेकर के रोटरडम तक, है ना? तो बेसल नगर स्विट्जरलैंड से और यहाँ तक, ठीक है? देखो, राइन नदी के मुहाने पर स्थित रोटरडम बंदरगाह को यूरोप पोर्ट कहा जाता है। सुनो ध्यान दो, एक बार मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पूरा यूरोप शीतकाल के दौरान बर्फ से ढक जाता है, जमा हो जाता है, बंदरगाह अधिकांश बंद हो जाते हैं बर्फ जमने के कारण, सब बंद हो जाता है। लेकिन जब इस रोटरडम बंदरगाह के पास से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा गुजरती है, तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा क्या करती है? इसके तापमान को बढ़ा देती है, आसपास का तापमान बढ़ जाएगा। जब आसपास का तापमान बढ़ेगा, तो आसपास के तापमान में वृद्धि के कारण, आसपास के तापमान में वृद्धि के कारण जो बर्फ जमा होती है, ये जमा नहीं हो पाती, बर्फ पिघलती है और ये पूरा साल भर रोटरडम बंदरगाह खुला रहता है। इस वजह से यूरोप पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? क्योंकि शीतकाल के दौरान गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण इस पे बर्फ नहीं जमती तथा इससे व्यापार होता है। देखो, स्विट्जरलैंड, लिंचेनस्टाइन तथा स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो देखो, एक छोटा सा देश पड़ता है लिंचेनस्टाइन, यहाँ पर पड़ता है, और एक कौन सा पड़ता है? ऑस्ट्रिया पड़ता है। ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड, लिंचेनस्टाइन और ऑस्ट्रिया, इनके बीच आपस में सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो राइन नदी ही इनके बीच सीमा बनाने का कार्य करती है, ठीक है? आगे चलते हैं, स्विट्जरलैंड की कुछ बातें सुनिए बेटा, ध्यान दो एक बार। देखो, ये आपका आ गया कौन सा? देखो, ये यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड ग्रीन वाला, ये यहाँ पर जो देश पड़ता है, ये वाला देश, इसको बोलते हैं लिंचेनस्टाइन, लिंचेनस्टाइन, है ना? और ये यहाँ पर कौन पड़ता है? ऑस्ट्रिया। तो ये नदी जब यहाँ से निकलेगी, तो ये सीमा बनाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार की सीमा बनाएगी, ये इस तरीके से बहती है, ऐसे, ठीक है ना? देखो, स्विट्जरलैंड की सीमा, बड़ी सीमा का निर्धारण कौन करती है? राइन करती है। तो देखो, स्विट्जरलैंड, लिंचेनस्टाइन की सीमा बनाई, स्विट्जरलैंड और किसकी बनाई? ऑस्ट्रिया की सीमा बनाई। तो इनकी सीमा बनाती है स्विट्जरलैंड, लिंचेनस्टाइन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनकी सीमा कौन नदी बनाती है? राइन नदी के द्वारा ही बनाई जाती है, ध्यान रखना। देखो, स्विट्जरलैंड जो इसकी जो राजधानी है, वो स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है? बर्न। बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। बर्न है यूरोप का खेल मैदान, ठीक है ना? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप ऑफ यूरोप, ये कौन कहलाता है? स्विट्जरलैंड कहलाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान के नाम से भी जानते हैं। राजधानी कौन है? बर्न है। इस स्विट्जरलैंड से दो देश लगते हैं, वो नीचे इटली लगता है, ऑस्ट्रिया लगता है, लिंचेनस्टाइन लगता है, जर्मनी लगता है, फ्रांस लगता है। ये देश लगते हैं, कौन लगता है? इटली लगता है, ऑस्ट्रिया लगता है, लिंचेनस्टाइन लगता है, जर्मनी लगता है, फ्रांस लगता है। देखो, इस तरह बेटा ये पर्वत है कौन सा? आल्प्स। ये पर्वत कौन सा? आल्प्स। ये आल्प्स पर्वत है, नीचे इटली, ऊपर स्विट्जरलैंड, ठीक है ना? आल्प्स पर्वत से क्रॉस करके इस तरीके से पवन चल कर आती है। इस पवन को हम बोलते हैं कौन सी? फोन पवन बोलते हैं, फोन। ध्यान दो एक बार, इधर से पवन आएंगी चल करके फोन, इटली की तरफ से फोन पवन आती है, इस पर्वत के सारे ऊपर चढ़ती है, फिर इधर नीचे उतरती है, और ये पवन जब पर्वत के सारे चढ़ती है और पर्वत के सारे उतरती है, तो घर्षण के कारण पवनों का तापमान बढ़ जाता है। पवन का तापमान बढ़ता है तो यूरोप के मैदानों में जमा बर्फ पिघल जाती है और यहाँ पर पर्यटन का विकास होता है, घास जम जाती है, हरा भरा स्विट्जरलैंड दिखाई देता है, जिसके ऊपर सीस के ऊपर तो दिखेगा आपको बर्फ सफेद और नीचे मैदान में दिखेगी आपको घास, है ना, हरी भरी घास। इसलिए आप देखोगे कि पर्यटन का सबसे ज्यादा खूबसूरती का विकास किस देश में होता है? तो ये होता है स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर खूब बड़े स्तर पर जो है, ये खूब बड़े स्तर पर जो है आपका पर्यटन का विकास हो जाता है, ठीक है? बड़े लेवल के ऊपर पर्यटन का विकास यहाँ पर होता है, ठीक है? तो ये है, और ये जो है हिमबक्षणी स्नोइटर आपकी विंडो होती है, स्नोइटर विंडो होती है, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट रोम नदी, राइन के बाद रोम आती है, आल्प्स से निकलती है, दक्षिण की ओर बहकर के भूमध्य सागर में गिरती है रोम नदी। राइन उत्तर, ये दक्षिण। यूराल नदी, यूराल नदी है, यूराल पर्वत से निकलती है, यूराल पर्वत से निकलती है, यूराल से निकलकर रूस से बहती है और फिर कजाकिस्तान से बहती हुई और फिर यहाँ गिरती है कैस्पियन सागर में। यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, यूराल पर्वत से निकलती है, तो रूस में यूराल पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर कजाकिस्तान से प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। नदी यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा, इसकी तरफ एशिया है, इसकी तरफ कौन है? यूरोप है। तो प्राकृतिक सीमा बनाने का काम भी इस नदी के द्वारा किया जाता है। नेचुरल बाउंड्री नदी बनाती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में अगर आप आओगे तो अगली बात क्या है इसके संदर्भ में, तो सुनो बेटा, अगली बात पर आप चलो।
हाँ जी, एक नदी है वोल्गा, है ना? अच्छा ये तो पूरा हो ही जाएगा अभी क्लास में ना। चलो अपन जल्दी नहीं कर रहे, नॉर्मली पढ़ रहे हैं स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से पढ़ रहे हैं। वोल्गा नदी रूस से बहती है और वोल्गा नदी देखो ये आपका लैटविया, है ना? एस्टोनिया, लिथुआनिया, है ना? यहाँ पर तो इधर तक तो ये रूस ही फैला हुआ है, यहाँ तक रूस ही फैला हुआ है यहाँ तक तो ये रूस से बह रही है वोल्गा नदी और ये जाकर गिरती है इसमें कैस्पियन सागर में गिरती है। आपकी यूराल भी कैस्पियन सागर में आती है, कजाकिस्तान से बहकर गिरती है और ये भी आपकी इसी में आती है रूस से। और ये जो वोल्गा नदी है ना, वोल्गा नदी, इस वोल्गा नदी को देखोगे तो रूस देश से बहती है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है ना, रूस से उद्गमित होती हुई कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। एक डेन्यूब सर्वाधिक देशों से दुनिया में बहने वाली नदी है, विश्व में सर्वाधिक। अभी मैंने बताया था आपको कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ये बहती निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट बताया था जर्मनी से, जर्मनी में बहती है, ऑस्ट्रिया आती है, स्लोवाक रिपब्लिक आती है, हंगरी आती है, हंगरी के बाद में सर्बिया आती है, रोमानिया आती है, बुल्गारिया आती है और फिर इस प्रकार से गिरती है, इसमें ब्लैक सी के अंदर गिरती है, काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है, काला पर्वत से निकलेगी, काला सागर में गिरेगी। नदी का नाम है डेन्यूब, नदी का नाम कौन सी? डेन्यूब। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से उद्गमित होकर 8 देशों से प्रवाहित होती हुई यूरोप काला सागर में जाकर गिरती है। दुनिया में सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये जैसे गंगा है, गंगा केवल 2 ही देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र है 3 ही देश में बहती है, भारत, बांग्लादेश और चीन या तिब्बत कह दो आप। सिंधु है 3 ही देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है कि नहीं? यांगत्से के नीचे एक सबसे केवल एक ही देश में बहती है। नील नदी 5 देशों में बहती है। बताया आपको नील के बारे में? नहीं बताया था, बता दें। तो ये सब नदियां जो तमाम आप देख रहे हो सब एक एक दो देशों के अंदर 3 देशों में बह रही है, ये 8 देशों में बहती है। दुनिया में सबसे अधिक देशों में बहने वाली कौन सी डेन्यूब नदी है? इसके किनारे आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित है ना? अच्छा फिर दूसरी बात, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर खूब कृषि होती है। पूरे यूरोप में सबसे अधिक कृषि का जो क्षेत्र का विकास हुआ, कृषि का विकास वो इसी भाग में हुआ है, इसी भाग में सर्वाधिक कृषि का विकास हुआ है। इसको ग्रीन यूरोप कहते हैं। हंगरी आप जानते हैं घास के मैदान मिलते हैं जिनको हम पुस्ताज, पुस्ताज जो घास के मैदान है, पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ पर है? पुस्ताज कहाँ पर है? तो पुस्ताज ग्रासलैंड है, पुस्ताज ये हंगरी में घास के मैदान है, हंगरी में घास के मैदान, हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, है ना? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पुस्ताज कहलाते हैं, पुस्ताज कहलाते हैं। यूरोप की ब्रेड बास्केट यही, यूरोप की ब्रेड बास्केट है पुस्ताज, यूरोप की ब्रेड बास्केट, यूरोप की रोटी की टोकरी, यूरोप की ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट है, यूरोप की ब्रेड बास्केट पढ़ते हैं, यूरोप की ब्रेड बास्केट पढ़ते हैं, यूरोप की ब्रेड बास्केट है पुस्ताज। तो सुनो एक बार, डेन्यूब के भाव क्षेत्र को कृषि यूरोप या ग्रीन यूरोप कहा जाता है, कृषि यूरोप या ग्रीन यूरोप कहा जाता है, कृषि यूरोप या ग्रीन यूरोप कहा जाता है, ठीक है? इसके किनारे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड स्थित है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड स्थित है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये आपकी स्थित है, ठीक है? एक नदी है जिसका नाम है नीपर, एक नदी है जिसका नाम कौन सी? नीपर, एक नदी है जिसका नाम कौन सी? नीपर नदी, इसका नाम नीपर, जिसका नाम कौन सा? नीपर नदी, नीपर नदी, नीपर, नीपर और नीस्टर नदियां, नीपर नीस्टर नदियां यूक्रेन से बहती है, यूक्रेन से प्रवाहित होने वाली नदी है नीपर और नीस्टर नदियां। नीपर नदी के किनारे आप देखोगे तो कीव नगर स्थित है, कीव यूक्रेन की राजधानी, द कैपिटल ऑफ यूरोप, कैपिटल ऑफ यूक्रेन, कीव इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नीपर रिवर। नीपर और नीस्टर नदियां ये आपकी यूक्रेन से बहती हैं और जाकर के काला सागर के अंदर ये फिर आपकी गिरती है, नीपर और नीस्टर नदी। एक नदी और है यूरोप में, डोन नदी है, डोन, अजोव सागर में गिरती है, अजोव सागर, काला सागर ऊपर अजोव सागर, काला सागर और कौन सा? अजोव सागर। यूरोप के अंदर हम टर्की को पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको डिटेल से देखेंगे, इसको वहां पर देखेंगे डिटेल से आगे चल करके। तो डोन नदी है ये आपकी कहां गिरती है? अजोव सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीस्टर नदी यूक्रेन से बहकर काला सागर में गिरती है, नीपर नदी यूक्रेन से बहकर काला सागर में गिरती है। इसके किनारे ये कौन सा है आपका? इसके किनारे आपका कौन पड़ेगा? कीव नगर, कीव नगर पड़ता है, इस किनारे कीव नगर पड़ता है, कीव नगर है। फिर कुछ नदियां हैं, कुछ उनके किनारे नगर हैं, उनको आप देख लो। जैसे इस तरफ नदी रखी है, इस तरफ किनारे पर नगर दे रखे हैं। थेम्स नदी, इसके किनारे लंदन नगर बसा हुआ है। टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है। सी नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है, पेरिस बसा हुआ है, पेरिस। इसके बारे में मैं अगर आपको कहूं तो एक दो बातों पर आप ध्यान दीजिए। रोम जो है, रोम को कहते हैं पोप का नगर कहते हैं, रोम को कहते हैं पोप का नगर, पोप का शहर कहते हैं रोम को। क्यों कहते हैं पोप का शहर? तो रोम को पोप का शहर कहते हैं कि रोम जो है, रोम इसको पोप का नगर कहते हैं क्योंकि जब क्रिश्चियन धर्म में जो सबसे बड़ा जो पद होता है, जैसे होते हैं ना सब मौलवी होते हैं, महाराज होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, इस तरीके के पद होते हैं, नाथ वगैरह, जो हर एक धर्म में अपने अपने कुछ सर्वोच्च पद, दलाई लामा है, इस तरीके से पद होता है पोप क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा धर्म से संबंधित जो व्यक्ति होता है वो पोप होता है। और पोप जो है उसका निवास कहाँ पर है? रोम के अंदर, प्राचीन काल से, अत्यधिक प्राचीन समय से भी इधर पूरा ये साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य कहाँ से? यहीं से चलता था, रोम इसकी कैपिटल यहाँ से सेंटर था और सबसे बड़ा धर्मगुरु फिर वहीं पर रहेगा, राजधानी रहेगा। तो रोम शहर के अंदर जहाँ पोप रहता था, वेटिकन सिटी के अंदर, उस वेटिकन सिटी को एक देश ही बना दिया। तो रोम के अंदर, रोम इटली की वैसे राजधानी है और रोम के अंदर जो वेटिकन सिटी पड़ता है, उस वेटिकन सिटी के अंदर आपका क्या आएगा? तो वेटिकन सिटी के अंदर जो है पोप का निवास है, वेटिकन सिटी को एक देश ही बना दिया जो कि रोम शहर के अंदर एक मोहल्ला है, ये मान लो, ऐसे मानकर चलो, ठीक है ना? ये मानकर चलो तो रोम पोप का नगर कहा जाता है। इसके अंदर स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी, ध्यान रखना, रोम इटली की राजधानी। इटली के अंदर, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि भारत जिस प्रकार से तीन ओर से जल से घिरा हुआ है नीचे, ऐसे इटली भी यूरोप में तीन ओर से जल से घिरा हुआ है भौगोलिक अवस्थिति के कारण, भारत के समान भौगोलिक अवस्थिति के कारण भारत का यूरोप कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है। इसका मतलब समझना कि मेलोनी के साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मोदी जी की अच्छी दोस्ती है। नहीं 10 नहीं 8 ही देश होगा, है ना पंकज, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, यूरोप का भारत कहते हैं। पो नदी इटली की गंगा कहलाती है, एक नदी है यहाँ पर पो नदी, इसे हम बोलते हैं इटली की गंगा कहते हैं, इटली की गंगा कहते हैं। इटली का नगर पड़ता है वेनिस, एड्रियाटिक सागर के तट पर है, नहरों का शहर है, नहरों का शहर, एड्रियाटिक सागर के तट पर है, एड्रियाटिक सागर की रानी भी इस वेनिस को कहा जाता है, वेनिस को। यूरोप के सबसे बड़े देशों में आप देखोगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, यूरोप का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा यूक्रेन है, यूरोप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तीसरा आपका कौन सा है? फ्रांस है, चौथा स्पेन है। तो आप तीन कम से कम याद रखना, रूस, यूक्रेन और फ्रांस, रूस, यूक्रेन और फ्रांस क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप के सबसे बड़े देश है। जनसंख्या में यूरोप के सबसे बड़े देशों में रूस आएगा, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा, रूस, जर्मनी और फ्रांस आएगा, रूस, जर्मनी और फ्रांस आएगा, रूस आएगा, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा, रूस, जर्मनी और फ्रांस आएगा, ठीक है ना? विश्व के सबसे छोटे देशों में आप देखोगे तो एक सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी 0.44 किलोमीटर यूरोप का है। मोनाको, मोनाको यूरोप का है। देखो मोनाको की अवस्थिति कहाँ पर है? मोनाको, ये मोनाको पड़ता है, मोंटे कार्लो इसकी राजधानी है, मोंटे कार्लो एक बात है, कपड़े का ब्रांड है मोंटे कार्लो, तो मोनाको की राजधानी मोंटे कार्लो, कैपिटल है मोंटे कार्लो, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। यहाँ पर आपका एक देश पड़ता है छोटा सा प्यारा सा, मोनाको देश पड़ता है, मोनाको पड़ता है, फ्रांस के साथ में इसका बाउंड्री लगता है और मोनाको के अंदर मोंटे कार्लो इसकी कैपिटल है। इटली के बगल में आपको ठीक जस्ट बगल में दिखता है मोंटे कार्लो, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिंचेनस्टाइन दिख रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, मोनाको इधर पड़ता है, मोनाको, ठीक है, मोनाको। तो दूसरा छोटा कौन सा विश्व का? ये मोनाको, मोनाको। तीसरा नॉर्वे, ओसेनिया के अंदर पड़ा था, तो वाल्व ओसेनिया के अंदर। तो दो विश्व के सबसे छोटे देश, एक वेटिकन सिटी, कौन सा? मोनाको, वेटिकन सिटी और मोनाको। एक दो छोटी छोटी बातें हैं फ्रांस के बारे में, फ्रांस के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप सुन लीजिए एक बार, फिर अपने क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? फ्रांस जो है, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, खेती करते हैं लोग, कृषि भूमि ठीक ठाक है, तो किसानों का देश। एक बात, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है जिसका विश्व में शराब के उत्पादन और उपभोग में पहला स्थान है, ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन फ्रांस करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा शराब
फ्रांस का दुनिया में सबसे ज़्यादा उपभोग जो दारू पीता है, वो सबसे घनी दारू कौन पीता है? तो सबसे घनी दारू पीता है फ्रांस, सबसे ज़्यादा दारू पीता है, सबसे ज़्यादा दारू का उत्पादन भी करता है ना? दारू का उत्पादन करता है, शराब बनाता है, खूब पीता है यूरोप, है ना? तो एक बात तो ये, दूसरी बात फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं, फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब सुंदर-सुंदर लड़कियाँ, तो बहुत सुंदर-सुंदर लड़कियाँ फ्रांस की हैं, ठीक है ना? तो अब कइयों को लग रहा होगा कि काहे बिहार में पैदा ले लिए हैं बुआ? काहे नहीं भगवान फ्रांस में बना दिए हमें, फ्रांस के नागरिक बना दिए होते, लग रहा होगा, है ना? तो वो ध्यान रखिएगा, तो वो ध्यान रखना कि वहाँ पर सुंदरी तो आपको मिल जाती, लेकिन शाम रोज़ाना सुरा का सेवन करके जो सुंदरी आती, तो फिर क्या होता बताओ, है कि नहीं? इसलिए आप ध्यान रखिएगा, सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस है, यहाँ की सभी सुंदरियाँ प्रतिदिन शाम को 8 बजते ही सुरा का सेवन करती हैं और फिर आकर के हस्बैंड की धुनाई, रंगाई, पिटाई सब कर देती हैं, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो राजधानी पेरिस है, वी नो दैट अबाउट पेरिस, पेरिस इज़ फैशन सिटी है ना, फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जब कोई भारत के अंदर फैशन चल रहा है, आपको लग रहा है यार ब्राज़ील कपड़ा पहन रखा है, तो मानना कि वो फैशन अभी कहाँ चल रहा है फ्रांस। आप देखते हो ना ये एक्टर जो होते हैं पोटे-पोटे जैसे जैसे वो बोरा होता है, जूट का बोरा ओढ़ के आ गए हो, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं ना, तो दुनिया में किसी भी फैशन की शुरुआत अगर कहीं से होती है, तो वो पेरिस से होती है। एफिल टावर भी पेरिस के अंदर है, ठीक है ना? तो एफिल टावर भी है और दुनिया में सबसे पहले फैशन की शुरुआत कौन करता है? किसी भी नए फैशन की शुरुआत स्पेन करता है, सॉरी पेरिस करता है, फिर दुनिया में फैशन पहुँचता है कि नहीं? तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? अगला आपका आता है बेल्जियम, यूरोप का कोकपीट कहलाता है, कोकपीट ऑफ द यूरोप, यूरोप का अखाड़ा कहते हैं, कई सारे युद्ध क्षेत्र में लड़ गए, ठीक है ना? फिनलैंड को कहते हैं हज़ारों झीलों का देश, बहुत सारी झीलें यहाँ पे 50,000 करीब झीलें मानी जाती हैं। नॉर्वे आधी रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है, फ्योर्ड या दंतुरित तटों का देश कहते हैं। यूरोप में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की संभावना वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। निम्न भूमि लोलैंड कंट्री बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग कहलाता है ना? तो ये बेल्जियम, नीदरलैंड और कौन सा है? लक्ज़मबर्ग है। नीदरलैंड जो देश पड़ता है नीदरलैंड जहाँ पर रोटरडम बंदरगाह है, ट्यूलिप फूलों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है आपका ना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हेलसिंकी है। इधर पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? लक्ज़मबर्ग है। नहीं अरे लिस्बन है, सॉरी लिस्बन है। तो ये कुल मिला के हमारी बातें थी। यूरोप कंप्लीट हो गया। 2 दिन के अंदर अगले विदिन 2 डेज़ हम कंप्लीट कर देंगे, निपटा देंगे किसको? हम निपटा देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन, ठीक है ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन निपटा देंगे, फिर मैं आपकी 2 क्लासेस लूँगा। एक मैराथन क्लास जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको केवल इंडियन ज्योग्राफी का रिमेनिंग पोर्शन, एक मैराथन क्लास 5-6 घंटे की लूँगा और उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक। बहुत प्यारे नोट्स मैंने आपके लिए बनवाए हैं, है ना? मैंने उसको नरोगा के जो बैच था उसमें भी उन बच्चों को भी दिया। बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप उनमें देख लेना, उनसे बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन जाएगा आपका, ठीक है ना? तो वो देख लेना और फिर हम ये करके फिर आपको बिहार ज्योग्राफी मुझे बताना है ना? तो मेरा वैसे पोर्शन तो वर्ल्ड इंडिया ही था, लेकिन चूँकि अभी फिलहाल जसवंत सर की तबीयत खराब है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके चलते बिहार ज्योग्राफी ट्यूशन करवाने, बिहार ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन आएगा, पेपर के अंदर करवाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं अच्छा, ठीक है ना? वी विल ट्राई टू डू बेटर। तो अब जैसा रहेगा उसको देखेंगे कैसा है ना? हालाँकि हम भी बिहार से हैं, करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बिहार ज्योग्राफी, लेकिन कोई नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा करते हैं बिहार ज्योग्राफी।